Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा. स्टूडेंट्स, आज हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के सेकेंड लेक्चर पे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरी पढ़ी मैक्सिको ओलंपिक्स के बारे में. उसके बाद हमने रीजंस पढ़े सोशल डिफरेंसेस के क्या होते हैं, जिसमें हमने ओरिजिन पढ़ा और सोशल डिफरेंसेस के टाइप्स पढ़े, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग. आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, यानी कि सोशल डिवीजन तक तो ठीक था, लेकिन जब सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स आ जाती है तो क्या रहता है. मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल डिवीजन में जब पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है. पॉलिटिक्स ऐड होने का ये मतलब है कि जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वोट लेने के चक्कर में सोशल डिवीजन कर रही है, सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है. जैसे कि एक कास्ट के लोगों को बोल रही है कि तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तुम्हें मैं एक्सप्लॉइटेशन से बचाऊंगा एंड वगैरह वगैरह रीजंस. तो ये सब रीजंस होते हैं. इस वजह से पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है सोशल डिवीजन में. इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इसके जो वर्स्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं वो सिविल वॉर हो सकता है, या तो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो सकती है. ये मैं आपको दो कंट्रीज़ की एग्जांपल लेके समझाऊंगी. नॉर्थर्न आयरलैंड में क्या हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वहाँ का कॉम्पोजिशन बताऊँ. 44% लोग जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और 53% लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं. तो जो 44% कैथोलिक्स थे वो फॉर्म करते थे नेशनलिस्ट पार्टी, और जो 53% प्रोटेस्टेंट थे वो फॉर्म करते थे यूनियनिस्ट पार्टी. इन दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? सरकार बनाने को लेके. ये दोनों ही गवर्नमेंट बनाना चाहते थे और एक दूसरे को का बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे. जो यूनियन गवर्नमेंट पार्टी थी, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्या चाहते थे, वो यूके के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जो कैथोलिक्स थे, नेशनलिस्ट पार्टी थी, वो नहीं रहना चाहती थी. तो इसका क्या आउटकम हुआ? इसका ये आउटकम हुआ कि बहुत सारी जानें गई. यही होता है जब पॉलिटिक्स हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए किसी देश में सोशल डिवीज़न को लेकर, तो बहुत सारी फाइट हुई, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, नुकसान हुआ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. एंड इवेंचुअली 1998 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई. किसके साथ? यूके के साथ. ये तो रहा नॉर्थर्न आयरलैंड के बारे में कि जो कुछ भी हुआ फाइनली उनको एहसास हो गया कि नहीं जी गलत हो रहा है, तो पीस ट्रीटी साइन कर दी. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यूगोस्लेविया की. यूगोस्लेविया में तो इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई कि वहाँ कोई ट्रीटी भी नहीं साइन होने का मौका मिला. वो तो सीधे सीधे 6 देशों में डिसइंटीग्रेट हो गई थी. तो इन दो एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है उसको हमेशा सोशल डिवीजन से दूर रखना चाहिए. लेकिन हम देखें तो डेमोक्रेसी में जो सोशल डिवीजन है ये नेचुरल है, और मतलब पॉलिटिक्स तो होगी क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी वोट हेंटना चाहता है. तो वे वोट हेंटने के लिए वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स अपने अपने कास्ट के लोगों से अपील करेगा कि हमें वोट दो, और वोट मांगने के लिए वो डेफिनेटली सोसाइटी को वर्स्टली डिवाइड करने की कोशिश करेगा. पॉलिटिकल पार्टीज प्रोमिसेस करती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, डिफरेंट कास्ट्स के साथ, जो भी है फेक या सच्ची होते हैं, लेकिन करती तो है प्रोमिसेस वोट्स लेने के लिए. चलिए अब देखते हैं 3 फैक्टर्स विच डिसाइड द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पॉलिटिक्स का कैसा असर रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे सोशल डिवीजन पे. सबसे पहले आ जाता है रोल ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि खुद का क्या रोल है. अब हमने पीछे 2 कंट्रीज़ पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था श्रीलंका की स्टोरी, और इसकी कौन सी कंट्री थी दूसरी, बेल्जियम की स्टोरी. तो हमने देखा कि जो श्रीलंका के लोग थे वहाँ पे देखो, वहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का इशू था. सिन्हाला मेजॉरिटी थे तो उन्हीं को फेवर मिलता था, माइनॉरिटी वालों को कुछ भी नहीं मिलता था.
तो वहाँ के जो लोग थे वो अपने आप को अपनी कम्युनिटी से, यानी कि सिनाला के लोग सिनालीज मानते थे, श्रीलंकन नहीं मानते थे। वैसे ही जो दूसरे ग्रुप के थे, जो तमिल्स थे, वो अपने आप को तमिल्स नहीं मानते थे, वो तमिल्स मानते थे, श्रीलंका के नहीं मानते थे। वैसे ही हम अपनी कंट्री की बात करें, अगर कोई महाराष्ट्र का अपने आप को महाराष्ट्रियन माने इंस्टेड ऑफ इंडियन, या कोई जम्मू कश्मीर का बंदा अपने आप को जम्मू कश्मीर का माने ना कि हिंदुस्तान का, तो इसका रिजल्ट तो ऑब्वियसली वर्स्ट ही हो सकता है। दूसरा आ गया रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। रिजल्ट्स ऑफ डिमांड विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आउटसाइड इट वेरीज। अब देखिए पॉलिटिकल लीडर्स कौन होते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, वो सब होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ये डिसाइड करने में कि क्या आउटकम होगा पॉलिटिक्स का। अगर वो सही लोग हैं, अगर सही किरदार के लोग हैं, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। लेकिन अगर वो चालें चलेंगे, कॉन्स्पिरेसीज करेंगे, भड़काएंगे एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ, तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली बुरा ही होगा। जैसे कि श्रीलंका की फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो क्या करते थे, वो हमेशा सिनालीज को ही फेवर करते थे, और जो तमिल्स थे उनको कभी भी फेवर नहीं करते थे। तो इसका रिजल्ट खराब ही रहा। बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में जो लीडर्स थे वहाँ पे बेल्जियम को ही पूरे बेल्जियम का ही फेवर देखते थे, तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का एक पॉजिटिव रोल था, तो इसका आउटकम फिर अच्छा ही रहा। तीसरा आ गया रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन हो गया? सरकार, जो देश को चला रही है। रिजल्ट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड ऑफ द ग्रुप्स। अब गवर्नमेंट किस तरह से डिमांड्स पर रिएक्ट करेगी वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब एक मेजॉरिटी फॉर्म कर रहा है, अब हमारे देश में हिंदू मेजॉरिटी है और मुस्लिम जो है माइनॉरिटी है। 13-14% मुस्लिम्स है और 80% से ज़्यादा हिंदूज़ हैं। तो अगर हमारा देश सेक्युलर है, यहाँ पे इक्वल ट्रीट किया जाता है सबको। लेकिन अगर हम श्रीलंका की दोबारा से एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे सिन्हालीज को, जो कि मेजॉरिटी में थे, उनको फेवर दिया जाता था। वहाँ की गवर्नमेंट ही का ही रोल गलत था ना, इसलिए वहाँ पे इतना डिसइंटीग्रेशन हो गया, इतना नुकसान हो गया। और बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे इक्वल 50-50% रिप्रेजेंटेशन दी गई थी वहाँ के जो कम्युनिटीज़ के लोग थे, जहाँ जबकि वहाँ पे बराबर पॉपुलेशन नहीं था, एक माइनॉरिटी था और एक मेजॉरिटी था। मतलब बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसका रोल अच्छा था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।